जी, ये आपका एक क्विज़ था कि आपने बताना था इज़ दिस अ वैलिड स्ट्रक्चर और इनवैलिड? प्लीज़ एक्सप्लेन विद एग्ज़ाम्पल। प्लीज़ डू नॉट यूज़ एग्ज़ाम्पल फ्रॉम लेक्चर, गिव अप्रोप्रिएट एग्ज़ाम्पल। ठीक है? अब अब ये क्या था? ये स्ट्रक्चर्स कौन से थे? अगर आपने लेक्चर देखा होता तो उसमें ये देखिए लेक्चर अवेलेबल भी था और लेक्चर की वो भी बनी हुई थी कि हमने ना इसमें मुझे लाने दें वहाँ तक। ये देखें, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे कि ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, ऑल एज आर बीज, नो बी आर सी, देयरफॉर नो ए इज सी। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू सी। और अगर इसकी कोई अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल बनानी हो हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स, तमाम जो परिंदे होते हैं उनके पर होते हैं और बिल्ली के पर नहीं होते, इसलिए बिल्ली जो है वो परिंदा नहीं है। मतलब आपने क्या साबित किया? आपने साबित किया एक चीज़ के बारे में ये बता दिया कि वो बी के बराबर है और फिर बी के बारे में ये बता दिया कि वो सी के बराबर नहीं है, जिससे ये पता लगा ए और सी भी बराबर नहीं है। ठीक है? ये कुछ आर्ग्यूमेंट देने के ना तरीके होते हैं कि आपने ए के बारे में ये बताना था कि वो सी नहीं है। ठीक है? वो सी के इक्वल नहीं है या सी जैसी नहीं है। अब आपको सीधा तो नहीं पता था कि ए, मतलब साबित करने के लिए आप सीधा साबित नहीं कर सकते थे कि ए और सी नहीं है। आपने क्या किया? एक बी का सहारा लिया। एक आप लगा लें कि एक कॉमन टर्म का इस्तेमाल किया, जैसे ऊपर भी एग्जाम्पल में भी है ना कि टाइगर, आपने साबित क्या करना था कि टाइगर के स्केल्स नहीं होते। किसी ने पूछा अच्छा साबित करो, तो आपने कहा हाँ तो टाइगर मैमल्स होते हैं ना, और मैमल्स के स्केल नहीं होते तो फिर टाइगर के कैसे हो सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी वो भी सेम है कि आपने ये बताना था कि कैट जो है या बिल्ली जो है वो परिंदा नहीं है। तो आपने कहा अगर परिंदा होती तो उसके पर ना होते, क्योंकि हर परिंदों के तो पर होते हैं। अब इसके पर नहीं है, इसका मतलब है कि बिल्ली परिंदा नहीं है। सो ये वैलिड और इनवैलिड ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू आपने जो है ना वो साबित करना होता है। इन स्ट्रक्चर्स, इसी तरह के स्ट्रक्चर्स में से कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे वो आपको यहाँ पे आए थे। आपने बताना था कि ये ठीक है, पहली बात तो ये कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, बाद में ये बताना था कि इनकी कोई एग्जाम्पल देके भी बताना था। ठीक है? इसी को पहले कर लेते हैं, अभी खुल गया तो। इधर पी और क्यू, या पी होगा या क्यू होगा, इन दोनों में से एक काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह लें कि या दिन होगा या रात होगी। अब इन दोनों में से कुछ हो सकता है, या आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। मतलब जिसमें आपके पास दो ही ऑप्शंस होती हैं किसी काम की, या तो आप ये सूट ख़रीद लोगे या तो फिर नहीं ख़रीदोगे। ठीक है? फिर आप ये बता देते हो, एक काम उसमें से बता देते हो कि वो नहीं है। ठीक है? या बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है? उसमें से एक काम बता दो कि नहीं हुआ, जिससे ये पता लग जाएगा कि दूसरा काम तो फॉर श्योर हुआ होगा। ठीक है? जैसे कि यही वाली बात कर लेते हैं, या दिन होगा या रात होगी। ठीक है? और रात नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिन ही होगा। आपने पहले बता दिया कि इन दोनों में से कोई एक काम होगा और क्यू काम नहीं है, इसका मतलब है पी होगा। और कोई एग्जाम्पल सोचें। या लेट्स सपोज अगर दो ही ऑप्शंस हो आपके पास एक गेम में, तो ये है कि या तो हमारी टीम जीत जाएगी या हार जाएगी। लेट्स सपोज ड्रॉ की ऑप्शन नहीं है। या हमारी टीम जीत जाएगी या हार जाएगी। हमारी टीम नहीं जीती, इसका मतलब हमारी टीम हार गई। अनदर एग्जाम्पल, आज या तो बिरयानी पकेगी या आलू गोभी पकेगी। बिरयानी नहीं पकी, इसका मतलब आलू गोभी पकी है। So, सी मतलब इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है बात करने का कि आप बताते हो कि देखो भाई, या तो ये होना था या ये होना था, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होनी थी। इधर पी और क्यू दो ऑप्शंस थी और दोनों में से एक काम हो सकता था। और फिर साथ ही आप ये बता दो कि उनमें से एक काम नहीं हुआ।
इसका मतलब है जो दूसरा बचा है उसका होना लाजमी है। सो दिस इज़ अ वैलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी हमने बहुत सारी अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स दे दी हैं। मसला कहाँ आता है? मसला आता है ये इन वाले स्ट्रक्चर्स में, ये इफ़ पी देन क्यू, पी देयरफॉर क्यू में। अच्छा, ये दूसरी भी जो हमारे पास थी ना, था ना क्विज, इसमें तो उसमें भी ये वाला दूसरा वाला स्ट्रक्चर था। हम ऐसा करते हैं, इसे बाद में देख लेंगे इफ़ पी देन क्यू वाले स्ट्रक्चर्स को। हम पहले ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑल एज आर एफ, एक्स इज़ एफ, देयरफॉर एक्स इज़ एन ए। यानी कि वो बता रहा है कि सारे एज जो होते हैं ना वो एफ होते हैं, एक्स इज़ एफ, देयरफॉर एक्स इज़ एन ए। ठीक है, अब इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये है कि आप एक कॉमन चीज़ की तरफ जो है ना, चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो इसके बराबर हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कहें कि तमाम जो तमाम फ्रूट्स जो हैं वो मीठे होते हैं, लेट्स सपोज मीठे ही होते हैं, लेट्स सपोज फीके नहीं निकलते, तो प्रॉपर्टी है ना, मतलब फ्रूट की एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज से ही उसका नाम फ्रूट बना है। तो तमाम फल जो हैं वो मीठे होते हैं, और आप साथ ही कहते हैं कि बिस्किट भी मीठे होते हैं, इसलिए आप क्या कहें, इसका मतलब ये है कि बिस्किट जो है वो फ्रूट है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया है? इसमें आपने ये क्या है कि ए एफ के बराबर है और फिर कोई और एक्स भी एफ के बराबर है, और आखिर में आपने कह दिया कि फिर इसका मतलब है एक्स और ए भी आपस में बराबर है। हालांकि ये सिर्फ उनकी एक प्रॉपर्टी है जो बराबर है। बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बराबर हो सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो चीज़ें बराबर हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दरवाज़ा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, और जो बाहर झूला है वो भी लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए जो झूला है वो दरवाजे के बराबर है, या दरवाज़ा जो है वो झूला है। ठीक है, आप उसे क्या करें, एक प्रॉपर्टी के बराबर कर रहे हैं। तो अगर दो चीज़ों में एक जैसी प्रॉपर्टी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। इट्स एन इनवैलिड स्ट्रक्चर अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई लेट्स सपोज एक डार्ट बोर्ड है, या आप कहते हैं लेट्स सपोज एक लूडो की गेम है, और लूडो है, लूडो की गेम का तो पता है ना, वो जो होती है वो स्क्वायर शेप्ड होती है। आप उसको देख के कहें कि ये टेबल है, तो कोई आपसे पूछे हैं ये टेबल तो नहीं है, तो आप कहें नहीं, टेबल चौरस नहीं होता और ये भी चौरस है, इसका मतलब ये टेबल है। ये क्या है? ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। हाँ, टेबल और लूडो की गेम में एक प्रॉपर्टी सेम पाई जाती है कि वो दोनों जो हैं वो स्क्वायर शेप्ड के होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों जो है ना वो इक्वल हैं। ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं इफ़ और देन की फॉर्म में, जो कि आखिर में आके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो आप लोग अब प्रोग्रामिंग में इधर तो पहुंच ही चुके हैं कि हम इसे प्रोग्रामिंग के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि इफ़ और देन आपको पता है ना कैसे आता है, इफ़ पी देन क्यू, ब्रैकेट में फिर क्यू आ जाता है। उस तरह से मैं पहले लिखती हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये वाली चीज़ आ गई कि अगर तो पी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो भी होगी, जो भी हमने रखी होगी, तो क्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यू कुछ भी हो सकता है, क्यू कुछ प्रिंट करवाया जा सकता है, कोई चेंज करवाया जा सकता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करवाई जा सकती है, कुछ भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट्स कब चलेंगी? जब आपके पास पी कंडीशन ट्रू होने के बाद आप इस वाली ब्रैकेट्स के अंदर आओगे। ठीक है, अब उसने बताया हुआ है डिफरेंट चीज़ों के बारे में कि ये वाला सिनेरियो हो तो क्या होगा, ये वाला सिनेरियो हो तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्ट करें हम इधर से, कि वो कहता है कि क्यू एग्जीक्यूट हो चुका है, देयरफॉर पी, तो पी होना चाहिए। ठीक है, क्यू एग्जीक्यूट हुआ है, इसका मतलब पी है। दूसरी तरफ आए, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पी ट्रू है कंडीशन, देयरफॉर क्यू, इसका मतलब है क्यू एग्जीक्यूट होगा अगर पी कंडीशन ट्रू हो जाए। ये ऐसे ही है कि आप कहें कि अगर पी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इधर जो भी होगा वो वाला काम हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि ये ट्रू है, पी में जो भी कंडीशन होगी अगर वो ट्रू हो जाएगी तो आपके पास क्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पी कंडीशन ठीक हो जाएगी आप इस पेरेंथेसिस के अंदर लाजमी आएंगे। सो अगर पी कंडीशन ठीक है देयरफॉर क्यू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं वैलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाए आप लास्ट वाले के ऊपर। वो कहता है इफ़ पी देन क्यू। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अगर P होगा तो फिर ये वाला अंदर वाला Q जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसने कहा है अंदर वाला Q एग्जीक्यूट नहीं हुआ,
मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ था, यहीं पे लिख के देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था सी आउट डन डन, ठीक है। अब आप कहते हैं कि डन लिखा हुआ नहीं आया स्क्रीन पे, तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि आप इस इस वाली पी वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, क्योंकि अगर ये पी वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई होती तो सी आउट डन लाजमी लिखा हुआ था, लेकिन चूँकि सी आउट डन लिखा हुआ नहीं आया, इसका मतलब पी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। वो जो अगर आप लोगों को वो ना करना आता हो, डिबगिंग ना करनी आती हो, तो आप जगह जगह पे सी आउट लगा के चेक कर सकते हैं ना, ये वही वाला काम है, ठीक है। इसी सी आउट डन को हम कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर लेते हैं इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे भी समझ आ जाएगी कि क्या है कि आपने कहा अगर पी सही हुआ तो क्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा, और क्यू जो है वो सी आउट डन है, लेट्स सपोज। ये हम इसको इससे करें, चेंज करें। और अब आपने क्या कहा कि P जो है वो ट्रू हो गया है, और अगर P ट्रू हो गया है इसका मतलब है डन लिखा हुआ आ जाएगा आपकी स्क्रीन्स पे, और अगर डन लिखा हुआ नहीं आया इसका मतलब क्या है कि P नहीं चला। आखिरी स्ट्रक्चर जो कि मतलब ये भी वैलिड है स्ट्रक्चर और ये भी वैलिड है, ठीक है। आखिरी स्ट्रक्चर जिसमें मसला है ना वो है ये वाला स्ट्रक्चर, इफ़ P देन Q और Q देयरफॉर P। आप कहते हैं कि अगर P सही हो जाए तो आपके पास Q लिखा हुआ आ जाएगा, और अब आपके पास Q क्या है, सी आउट डन, सी आउट, और ये आपके पास आ गया डन, और आप कह रहे हैं स्क्रीन पे डन लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या मसला है, मसला ये है कि हो सकता है कि आपके पास ये चीज़ हो, इफ आर, और वो भी सी आउट डन कह रहा हूँ, ठीक है। अब डन किधर से आया आपको नहीं पता, ठीक है। आपका डन लिखा हुआ इस वाली पी कंडीशन ट्रू होने से आया, ये भी आपको नहीं पता। आपका डन लिखा हुआ इस वाली कंडीशन ठीक होने से आया, ये भी आपको नहीं पता। तो अगर डन लिखा हुआ नज़र आ भी रहा है आपको, तो आपको तब तक नहीं पता लगेगा कि ये कौन से वाले उसमें है, कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होने के बाद लिखा हुआ है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लाजमी पी वाली कंडीशन ही ठीक हुई होगी, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये इनवैलिड है। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल को जो है ना वो कन्वर्ट किया है इसमें कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास, एंड इफ़ यू हायर समवन टू मेक योर असाइनमेंट, तब भी आप पास हो जाओगे। मतलब अगर तो खुद काम कर लो, वर्क हार्ड कर लो, तो आप पास हो जाओगे, और अगर आप किसी को हायर कर लेते हो आपकी असाइनमेंट करने के लिए, और असाइनमेंट के स्पेलिंग गलत हैं, 1 मिनट जी, तो अगर आप किसी को हायर कर लेते हैं अपनी असाइनमेंट करने के लिए, तब भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये सिनेरियो हो तो आप उसके बाद कह रहे हैं कि यू वर्क हार्ड देयरफॉर यू पास, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो ये वाला जो आपका इफ़ है ये चल पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके इस वाले इफ़ में इफ़ जो है वो ट्रू हो गया है तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये लिखा हुआ लाजमी आएगा, ठीक है। यू वर्क हार्ड देयरफॉर यू पास, ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, ये वैलिड है। दूसरा क्या है, नॉट पास, मतलब ये लिखा हुआ नहीं आया कि आप पास नहीं हुए। अगर आप पास नहीं हुए, क्या आप ये कह सकते हैं यू डिड नॉट वर्क हार्ड? जी बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अगर ये लिखा हुआ नहीं आया इसका मतलब ये है ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। हाँ, ये भी ट्रू नहीं हुई, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पास नहीं हुए इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। लेकिन अगर आप इधर आएँ और आप कहें कि आप पास हो गए हैं, तब आप नहीं बता सकते कि कैसे पास हुए। वर्क हार्ड करने की वजह से ये वाला दिन चला, या आपने किसी को हायर किया था और ये वाला दिन चला। इसलिए अगर आप ये कहते हैं अगर आप पास हुए हैं इसका मतलब आपने मेहनत किया है, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि पास होने के लिए एक और कंडीशन भी ट्रू हो जाए तब भी पास हो सकते हैं, और वो क्या था, यू हायर समवन टू मेक योर असाइनमेंट। सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप कौन सी वाली बात कर रहे हैं। अगर तो आप कह रहे हैं कि इफ़ की ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ चलेगी चलेगी। अगर आप ये कहते हैं कि ये लिखा हुआ नहीं आया इसका मतलब ये वाली चीज़ नहीं चली, ये लिखा हुआ नहीं आया तो ये चीज़ भी नहीं चली, बट दैट इज़ ट्रू कि अगर ये लिखा हुआ नहीं आया तो ये भी नहीं चला, और यही हम क्लेम करें, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे।
लेकिन अगर आप ये कहें कि अंदर वाला देन वाला पार्ट चल गया है, तब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि लाजमी पी ही ट्रू है, क्योंकि हो सकता है कोई और चीज़ ट्रू हो गई हो। जैसे कि आप कहें कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये वाला बैट ख़रीद लेता, या अगर मुझे फादर जो हैं वो अपना कार्ड दे दें तब भी मैं बैट ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। और आप आखिर में क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने वो बैट ख़रीद लेना है, ठीक है। या आप कहते हैं कि आपने बैट नहीं ख़रीदा, अगर नहीं ख़रीदा इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं थे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप कहें मैंने बैट ख़रीद लिया है। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैंने बैट ख़रीद लिया है, तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि ओ तुम्हारे पास पैसे थे। नहीं, ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसे हों। आपने एक और इफ़ में भी यही लिखा था कि आप बैट ख़रीद लेंगे, कब? जब आपके फादर आपको क्रेडिट कार्ड देंगे। तो ये जो आपने बैट ख़रीदा है, इससे आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपके पास पैसे थे, या कोई दूसरा ये नहीं कह सकता कि आपके पास लाजमी पैसे थे तो आपने ख़रीदा है, क्योंकि आपने बताया था कि अगर आपके फादर ने भी अपना क्रेडिट कार्ड आपको दिया तब भी आप वो जो बैट है वो ख़रीद लेंगे। ये सिर्फ डिफरेंस है बेसिक, कि आपको ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो वैलिड होते हैं और ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता, ठीक है। इस तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर मिले तो आपने ये बताना था सिर्फ इसके अंदर कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है, और उसके बाद आपने कोई एग्जांपल देनी थी। आई होप अब आपको वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर्स का पता लग गया होगा। इसके अलावा कौन सा लेट्स सपोज स्ट्रक्चर था आपके पास, ऊपर मैं अभी एक छोड़ के आई थी, ये वाला, ये भी था ईदर पी और क्यू नॉट ऑफ क्यू देयरफॉर पी। ये भी हमने देखा कि दोनों में से एक चीज़ ट्रू हो सकती है। एक ये था एक्स इज़ एफ देयरफॉर एक्स इज़ नॉट जी, कि लेट्स सपोज हमने क्या साबित कर दिया कि ये टेबल जो है ना वो स्क्वायर शेप नहीं है। किसी ने कहा क्यों ये स्क्वायर शेप क्यों नहीं है, तो आपने कहा क्योंकि ये सर्कुलर है इसलिए ये स्क्वायर शेप नहीं है। आर्ग्यूमेंट का जो है ना वो ये वाला भी स्ट्रक्चर हो सकता है। आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं और इनका आपको पता होना चाहिए कि ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, और वैलिड या इनवैलिड के बाद आप कोई एग्जांपल दे सकें जो उस पर मैप कर रही हो, ताकि आप बता सकें कि चूँकि किसी को अगर आप ये बताएंगे ना एक्स इज़ एफ देयरफॉर एक्स इज़ नॉट जी, शायद उसे समझ ना आए। लेकिन अगर आप उसे ये बताएंगे ना कि ये टेबल सर्कुलर है इसलिए वो स्क्वायर शेप नहीं है, या आप ये कहें कि ये स्क्वायर शेप नहीं है इसलिए क्योंकि ये सर्कुलर है, तो शायद उनके लिए समझना आसान हो। इसलिए मैंने कहा था कि आपने कोई एग्जाम्पल देनी है, ठीक है जी। थैंक यू। आई थिंक अब शायद वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट ज़्यादा क्लियर हो गए हों। अगर अभी भी नहीं हुए तो वी कैन डिस्कस वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर दिस वीडियो।